नमस्कार दोस्तों, अव्यक्ति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं CS चौधरी संस्कृत व्याकरण के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। मित्रों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ण, प्रारंभिक टॉपिक वर्ण। वर्ण क्या है, वर्ण के भेद कितने हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, किस तरीके से उन्हें विभाजित किया है, ये संपूर्ण विषय हम आज की इस क्लास में और इससे जुड़ी हुई अगली क्लासेज में सीखेंगे। तो मित्रों, जुड़े रहिए एक एक विषय के साथ में हमारे साथ अव्यक्ति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक वर्ण। वर्ण अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई। हम कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। या आप यूं समझिए कि जो मौखिक रूप में हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, उस ध्वनि को ही जब लिखित रूप दिया जाता है तो वह ध्वनि ही क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। इस वर्ण को लिखित रूप देते समय दो भागों में विभाजित किया जाता है। लिखित रूप देते समय ध्वनि ही क्या हो जाती है? वर्ण हो जाती है। और उस वर्ण को दो भागों में विभाजित किया गया है मित्रों। पहला भेद होता है स्वर अर्थात अच, और दूसरा भेद होता है व्यंजन अर्थात हल। माहेश्वर सूत्रों में हमने पढ़ा था, सीखा था, समझा था कि अच प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण स्वर होते हैं तथा हल प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण व्यंजन होते हैं। इसीलिए स्वरों को हम अच कहते हैं और व्यंजनों को हल कहकर भी संबोधित करते हैं। तो मित्रों, वर्ण क्या है? वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई। इकाई मतलब सबसे छोटा रूप। वर्ण से मिलकर शब्द बनता है, शब्द से वाक्य, और वाक्य से अनुच्छेद, निबंध, गद्यांश आदि बनते हैं। तो प्रारंभिक जो विषय है वो है वर्ण। तो वर्ण के विषय में आज हम सीखेंगे और समझेंगे। तो मित्रों, वर्ण के भेद कितने हुए? दो भेद हुए। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए मित्रों हम बात करते हैं सबसे पहले स्वर की। सबसे पहले बात करते हैं स्वर, यानी वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन। उनमें से जो पहला भेद है स्वर, उसकी चर्चा कर लेते हैं। स्वर, स्वराः नाम स्वतंत्रतया स्पष्टम उच्चार्यमाणा वर्णः। आप पुनः ध्यान दें, स्वराः नाम स्वतंत्रतया स्पष्टम उच्चार्यमाणः वर्णः। यानी हम कह सकते हैं कि स्वर से तात्पर्य है स्वतंत्र रूप से, स्पष्ट रूप से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण। अगर आपकी सरल भाषा में कहूं तो हम कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। स्वतंत्र रूप से उच्चारण का मतलब क्या है? स्वतंत्र रूप से उच्चारण का मतलब है मित्रों, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के जब जिस वर्ण का उच्चारण किया जाए वह वर्ण क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। स्वयं राजन्ते इति स्वरः। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो स्वयं सुशोभित होते हैं वही स्वर कहलाते हैं। स्वयं सुशोभित होने का तात्पर्य क्या हुआ? कि जिसको अपनी शोभा के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। स्वयं सुशोभित होने वाले वर्ण अर्थात स्वयं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण ही क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वराश्च त्रिविधः। और ये स्वर कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। स्वर कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहले है ह्रस्व स्वर, दूसरा भेद होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा भेद होता है मित्रों प्लुत स्वर। तीन भेद होते हैं स्वर के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। पुनः ध्यान दें, स्वर अर्थात तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण। स्वयं सुशोभित होने वाले वर्ण क्या हैं? स्वर हैं। वह स्वर तीन प्रकार के होते हैं या स्वर के तीन भेद हैं। कौन कौन से तीन भेद हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हम इसमें से
इन स्वरों की कि हम कैसे पहचानें कि कौन सा स्वर ह्रस्व है, कौन सा दीर्घ है और कौन सा प्लुत है। तो एक श्लोक के माध्यम से उसको आप समझिए कि एक मात्रो भवेत ह्रस्व, एक मात्रो भवेद ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनम च अर्ध मात्रकम। पुनः श्लोक ध्यान दें। एक मात्रो भवेद ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनम च अर्ध मात्रकम। संपूर्ण स्वर और व्यंजन दोनों को स्पष्ट कर दिया गया है एक श्लोक में मित्रों। एक मात्रो भवेद ह्रस्व, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह होगा भवेत प्लस ह्रस्व। एक मात्रो अर्थात एक मात्रा वाला जो स्वर है, जिसे हम कहते हैं एक मात्रिक। क्या कहते हैं? एक मात्रिक। एक मात्रा वाला जो स्वर है वो स्वर कैसा कहलाता है? ह्रस्व स्वर कहलाता है। जिसकी एक मात्रा गिनी जाती है वह स्वर ह्रस्व होता है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, तथा जिस स्वर की दो मात्राएं, द्वि से तात्पर्य क्या है? द्वि का मतलब है मित्रों दो। जिस स्वर की दो मात्राएं गिनी जाती हैं वह स्वर कैसा कहलाता है? दो मात्राओं वाला स्वर दीर्घ स्वर कहलाता है। दो मात्राओं वाला स्वर कैसा है? दीर्घ। जिसकी मात्राएं दो गिनी जाएं वो दीर्घ स्वर कहलाता है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, त्रि यानी तीन, तथा तीन मात्राओं वाले स्वर को प्लुत समझना चाहिए। तीन मात्राओं वाला स्वर कैसा होता है? प्लुत होता है। एक मात्रा वाला ह्रस्व स्वर होता है, दो मात्राओं वाला दीर्घ स्वर, यानी जिसकी मात्रा एक मानी जाए वो ह्रस्व स्वर है, जिसकी मात्राओं को दो माना जाए, दो गिना जाए वो दीर्घ स्वर है, और त्रिमात्रा जिसकी मात्राओं को तीन माना जाए, तीन के रूप में गिना जाए, वह कैसा होता है? प्लुत स्वर होता है। व्यंजनम च अर्धमात्रकम, तथा व्यंजन जो होता है वो अर्धमात्रक होता है, अर्थात आधी मात्रा वाला होता है, क्योंकि व्यंजन स्वयं पूर्ण नहीं होता, व्यंजन स्वरों की सहायता से पूर्ण किए जाते हैं। तो स्पष्ट है मित्रों, एक मात्रा वाला एक मात्रिक स्वर जो होगा वो कैसा होगा? ह्रस्व स्वर होगा। द्विमात्रिक जो होगा वो दीर्घ स्वर कहलाएगा। त्रिमात्रिक स्वर जो होगा वो प्लुत होगा, और व्यंजन को कहा जाएगा अर्धमात्रिक। तो इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में। किसके बारे में? ह्रस्व। जैसा कि शब्द से पता चलता है, ह्रस्व यानी छोटा, ह्रस्व यानी छोटा। तो सबसे पहले इसी ह्रस्व स्वर के बारे में चर्चा करते हैं। एक मात्रा कालेन उच्चार्यमाणः स्वरा ह्रस्व स्वरः इत्युच्यन्ते। पुनः पढ़ें। एक मात्रा कालेन, एक मात्रा के समय में, उच्चार्यमाणा बोले जाते हुए, स्वरः स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है, वो स्वर कैसे कहलाते हैं? वो स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये ह्रस्व स्वर कितने हैं? ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है। मित्रों, ह्रस्व स्वर कितने हैं? ह्रस्व स्वर 5 हैं। कौन कौन से 5 हैं? अ, ई, उ, री और ली। इस प्रकार ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है। ये 5 जो स्वर हैं वही ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इन पांचों स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है, इसीलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब इन ह्रस्व स्वरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको समझते हैं। इन ह्रस्व स्वरों को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। जो ह्रस्व स्वर हैं वही क्या हैं? मूल स्वर हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब ह्रस्व स्वर 5 हैं तो मूल स्वर भी कितने हैं? 5 ही हैं। ह्रस्व स्वर 5 हैं और मूल स्वर भी कितने हैं? 5 हैं। ह्रस्व स्वर हैं अ, ई, उ, री और ली। तो ठीक उसी प्रकार
मूल स्वर भी क्या होंगे? अ, ई, उ, री और ली। मित्रों, इनमें से जो 4 पहले स्वर हैं, अ, ई, उ और री, इनमें से प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। अर्थात अ के कितने भेद होंगे? 18। ई के कितने भेद हैं? 18। उ के कितने भेद हैं? 18। और री के भेद हैं 18। अ, ई, उ और री में से प्रत्येक के कितने भेद होंगे? 18। अर्थात अ कितने प्रकार का होता है? 18 प्रकार का होता है। ई कितने प्रकार की होती है? 18 प्रकार की होती है। शेष रहा ली। तो मित्रों, इस ली के 12 भेद माने गए हैं। ली के कितने भेद माने गए हैं? ली के 12 भेद माने गए हैं। अ, ई, उ, री के कितने हैं? 18। और री के कितने भेद हैं? 12। पुनः ध्यान दें, ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5। इन ह्रस्व स्वरों को ही क्या कहा जाता है? मूल स्वर। और मूल स्वर भी कितने कहे जाएंगे? 5 कहे जाएंगे। इनमें से अ, ई, उ, री, इनके प्रत्येक के 18 भेद होते हैं और री के 12 भेद माने गए हैं। मित्रों, री और ली, री और ली के मध्य सवर्ण संज्ञा होती है, जिसको हम संज्ञा प्रकरण में विस्तार से पढ़ेंगे। री और ली के मध्य सवर्ण संज्ञा होती है और इस सवर्ण संज्ञा के कारण री के 18 और ली के 12 भेदों को मिलाकर दोनों के संयुक्त रूप से 30 भेद भी माने जाते हैं। यहां 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली, री और ली के मध्य कौन सी संज्ञा होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। और सवर्ण संज्ञा होने के कारण दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि री के 18 भेद और ली के 12 भेद दोनों मिलेंगे, दोनों मिलकर के दोनों के संयुक्त रूप से मिलकर कितने भेद हो जाएंगे? 30। तो ह्रस्व से स्वर से संबंधित महत्वपूर्ण 4-5 चीजें पुनः ध्यान से सुने। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री और ली। इन ह्रस्व स्वरों को ही मूल स्वर कहा जाता है और मूल स्वर भी कितने माने जाएंगे? 5 माने जाएंगे। अ, ई, उ, री और ली। इसके बाद में हमने पढ़ा कि अ, ई, उ, री के 18 भेद होंगे, प्रत्येक के 18, चारों के मिलकर नहीं। अ 18 प्रकार का है, ई, उ, री सभी 18 प्रकार के हैं, 18 भेद होंगे। ली के 12 भेद होंगे। और आगे हमने पढ़ा कि री और ली के मध्य सवर्ण संज्ञा होने के कारण दोनों के मिलकर के 30 भेद होते हैं। तो मित्रों, ह्रस्व स्वर से संबंधित जो अधिकतम प्रश्न हो सकते हैं वो आपके सामने बोर्ड पे हैं। इसके अलावा ह्रस्व स्वर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जा सकता। यहां एक जिज्ञासा मन में होगी कि ये 18 और 12 भेद कौन से हैं। तो मित्रों, वीडियो अंत तक देखें, धैर्यपूर्वक देखें, आपकी हर जिज्ञासा का समाधान किया जाएगा। हर समस्या का स्वतः समाधान आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा कि आपके मन में कौन कौन से सवाल इस प्रकरण से संबंधित हो सकते हैं, उनको ध्यान में रख करके ही आपको शिक्षण कराया जा रहा है। तो पहला भेद हमने पढ़ा मित्रों, ह्रस्व स्वर। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगला भेद है दीर्घ स्वर। हम पढ़ चुके हैं कि जिसके उच्चारण में 2 मात्रा के बराबर समय लगेगा, जिसके उच्चारण में 2 मात्रा के बराबर समय लगेगा, द्विमात्रा कालेन उच्चार्यमाणः स्वरः दीर्घ स्वरः इत्युच्यन्ते। 2 मात्रा के बराबर समय में बोले जाने वाले, उच्चारण किए जाने वाले स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वरों में 1 मात्रा के बराबर समय लग रहा था, तो दीर्घ स्वरों में 2 मात्रा के बराबर समय लगता है। तो ह्रस्व स्वरों से अधिक समय जिनके उच्चारण में लगे वो स्वर कैसे होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। और ये दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 8। अर्थात दीर्घ स्वर कितने हैं? 8। संख्यात्मक प्रश्न अगर होता है कि दीर्घ स्वरः कति, तो दीर्घ स्वर कितने हैं मित्रों? 8 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ।
यहां आप देखेंगे तो क्रम जो माहेश्वर सूत्र में है उससे भिन्न है, क्योंकि अब यहां हम वर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए उस क्रम पर ध्यान नहीं देना है। तो यहां ये जो प्रारंभिक 4 स्वर हैं दीर्घ में, ये प्रारंभिक 4 तो जो ह्रस्व थे अ ई उ और री, उन्हीं का दीर्घ रूप है, ये तो उन्हीं का दीर्घ रूप है। और जो अंतिम 4 हैं ए आई ओ और औ, इन अंतिम 4 स्वरों को हम संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। इन चारों को क्या कह सकते हैं? संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। तो पुनः ध्यान दें, प्रश्न हुआ संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए आई ओ और औ। संयुक्त का मतलब होता है जब कोई स्वर 2 स्वरों के संयोग से बना हो। जैसे ए की बात करते हैं तो मित्रों ये स्वर अ और ई के संयोग से बनता है। आई अ और ए के संयोग से बनता है। याद रहे, भ्रमित नहीं होना है, आई ए का दीर्घ रूप नहीं है, आ इस ए का दीर्घ रूप है, ई का दीर्घ रूप है, उ का दीर्घ रूप है। इसी प्रकार री का दीर्घ रूप है। यानी जब री छोटी होती है तो मित्रों इस प्रकार से होती है, और जब री बड़ी होती है तो ये छोटी री है, इसी में एक री और जोड़ दी जाती है, ये दीर्घ रूप हो जाता है। तो ये इसका दीर्घ रूप है, लेकिन आई ए का दीर्घ रूप नहीं है। उसी प्रकार औ भी ओ का दीर्घ रूप नहीं है, ये स्वतंत्र है। तो संयुक्त क्यों? क्योंकि अ और ई मिलकर ए बनाते हैं, 2 स्वर मिले संयुक्त हुआ। अ और ए मिलकर के आई बनाते हैं, संयुक्त हुआ। इसी प्रकार ओ अ और ऊ से मिलकर के बनता है, 2 स्वरों से मिलकर के बना, इसलिए यह भी कैसा स्वर कहलाएगा? संयुक्त स्वर कहलाएगा। और औ अ और ओ से मिलकर के बनता है, ये भी कैसा कहलाएगा? संयुक्त स्वर कहलाएगा। इसमें से ये दोनों हम गुण संधि में पढ़ लेंगे और इन दोनों को दीर्घ वृद्धि संधि में पढ़ेंगे। तो मित्रों यहां से संबंधित अभी तक जो आपने सीखा कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा के बराबर समय लगता है वो दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 8। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 8। कौन कौन से हैं? आ ई उ री ए आई ओ और औ। इनमें से ए आई ओ औ, ए आई ओ और औ, इन चारों को हम किस नाम से जानते हैं? संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। इनको संयुक्त स्वर भी हम कह सकते हैं, कहते हैं। यानी संयुक्त स्वर 4 हैं और कौन कौन से? ए आई ओ और औ हैं। मित्रों इनमें से ए आई ओ और औ, इनमें से प्रत्येक के 12-12 भेद होते हैं। इनके भेद प्रारंभ में ही जो 18 भेद हमने किए थे अ ई उ री, उसी में आ चुके हैं। जो अब 4 और रह गए ए आई ओ और औ, इनमें से प्रत्येक के अर्थात ए के 12 भेद होते हैं, आई के 12 भेद होते हैं, ओ के 12 भेद होते हैं और औ के भी 12 भेद होते हैं। तो इन चारों के ए आई ओ औ में से चारों में प्रत्येक के 12-12 भेद होते हैं। तो दीर्घ स्वर से संबंधित प्रश्न कौन से हो सकते हैं? एक बार ध्यान दें, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ए आई ओ और औ। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, ए आई ओ और औ। साथ ही ए आई ओ औ में से प्रत्येक के कितने भेद होते हैं? तो मित्रों प्रत्येक के 12 भेद होते हैं। कौन कौन से 12 भेद हैं ये इसी वीडियो में हम आगे जब स्वर को और आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे तो सीखेंगे। धैर्यपूर्वक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए। अब बात कर लेते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत हमने चर्चा की थी जब संक्षिप्त में पढ़ा था कि त्रिमात्रा यानी जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा के बराबर समय लगता है वह स्वर कैसा होता है? प्लुत स्वर होता है। आप पुनः ध्यान दें, त्रिमात्रा कालेन उच्चार्यमाणः स्वरः प्लुत स्वरः इत्युच्यन्ते। त्रिमात्रा कालेन 3 मात्राओं के बराबर समय
जिस स्वर के उच्चारण में लगे वो स्वर कैसा होता है? प्लुत स्वर कहलाता है। वह स्वर कैसा होता है? प्लुत स्वर कहलाता है। और इन प्लुत स्वरों की संख्या है 9। प्लुत स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। कौन कौन से 9 हैं? आपके सामने है, देखिए। अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ और औ। यहां आप देखेंगे तो प्रत्येक स्वर के अंत में यह चिन्ह बना हुआ है। आप इसको हिंदी वाला 3 के रूप में पहचान सकते हैं। जब हिंदी की संख्याएं लिखते हैं ना तो 3 इसी प्रकार लिखा जाता है। तो प्लुत स्वर की पहचान यही है कि जब उस स्वर के अंत में यह चिन्ह बना आ जाए, हिंदी जैसा 3 बना हुआ आ जाए, तो वह स्वर कैसा हो जाएगा? प्लुत हो जाएगा। तो वह स्वर कैसा हो जाएगा? प्लुत हो जाएगा। एक तो आप देखें, अ के अंत में 3 बना हुआ है, ई के अंत में साइन उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। प्रत्येक के बाद में यह चिन्ह लगा हुआ है और यह चिन्ह अपने आप में इस बात की पहचान है कि ये स्वर जो हैं वो प्लुत स्वर हैं। कौन से स्वर हैं? प्लुत स्वर हैं। और इसके लिए क्या करना होता है? हमें इसके उच्चारण में 3 मात्रा के बराबर समय लगाना होता है। जैसे एक बड़ा ही प्रचलित शब्द आप अक्सर बोलते हैं और लिखते हैं, हम ओम इस प्रकार लिखते हैं। अगर यही ओम इस तरीके से लिखा हुआ होता तो इसमें 2 मात्रा के बराबर समय लग रहा होता, क्योंकि यहां सीधा सीधा ओ दिया हुआ है और हम इसको बोलते ओम। लेकिन जब इसके साथ में यह चिन्ह बना हुआ है तो यह अपने आप में पहचान है कि यह स्वर दीर्घ नहीं है, यह प्लुत है और इसके उच्चारण में 3 मात्रा के बराबर समय लगाना है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसको बहुत लंबा बोलते हैं, ओ, इस तरीके से। तो यह इस बात की यह पहचान इस चीज के लिए है कि आपको इसको बहुत लंबा बोलना है। तो अब आपने देखा कि प्लुत स्वर की पहचान के लिए क्या है? 3 जैसा चिन्ह बना हुआ है। तो तीनों स्वर आपके सामने है। जब स्वर का उच्चारण कम समय में हो 1 मात्रा के बराबर, जैसे अ, तो ये क्या है? ह्रस्व। जब स्वर का उच्चारण 1 मात्रा से ज्यादा में हो, 2 मात्रा के बराबर हो, आ, तो ये दीर्घ है। और जब स्वर का उच्चारण 3 मात्रा के रूप में हो, ओम, इस तरीके से, तो वह स्वर कैसा है? प्लुत है। और पहचान के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि स्वर के अंत में यह हिंदी के 3 संख्या जैसा चिन्ह बना हुआ आता है, जिससे आप पहचान सकते हैं। तो मित्रों, तीनों स्वर आपने सीखे, पढ़े और समझे। ह्रस्व स्वर जिसकी उच्चारण में कम समय लगेगा, दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व से ज्यादा समय लगेगा, और प्लुत स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व दीर्घ दोनों से ज्यादा समय लगेगा। तो इस प्रकार ह्रस्व स्वर आपने पढ़े 5, दीर्घ स्वर हुए 8 और प्लुत स्वर हो गए 9। तो अब एक बार चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कुल स्वर जैसा प्रश्न अगर हमारे सामने आता है तो ये कुल स्वर कितने होंगे? अगर कोई प्रश्न ऐसा होता है कि कुल स्वर कितने हैं, तो मित्रों अब आप ध्यान दें, ह्रस्व स्वर हैं 5, दीर्घ स्वर हैं 8 और प्लुत स्वर हैं 9। कुल स्वरों की संख्या होगी 22। कुल स्वर कितने होंगे? 22। स्मरण रहे, अचः स्वरा में जो स्वर थे वो 9 हैं, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में अचः स्वरा के अनुसार 9 ही दिए हुए हैं। लेकिन यहां वर्ण प्रकरण में जब हम इसको अलग से पढ़ते हैं टॉपिक को, तो स्वरों की संख्या हो जाती है 22। यहां एक भिन्नता है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो 9 प्लुत स्वर हैं, इन प्लुत स्वरों में कुछ विद्वान री का प्लुत रूप नहीं मानते हैं। यानी वो कहते हैं कि री का प्लुत रूप नहीं होता। री का प्लुत रूप क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने स्वरों के भेद किए हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, और हमने कहा कि जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा के बराबर समय लगेगा वो कैसा होगा? ह्रस्व होगा।
तो री के उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगा, तो वो री कैसी रही? ह्रस्व हुई। हमने कहा कि जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा के बराबर समय लगेगा तो वो दीर्घ होता है। लेकिन जब आप दीर्घ स्वर पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि दीर्घ स्वर 8 थे, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। अर्थात उस दीर्घ स्वरों में री को नहीं गिना गया था, री को नहीं गिना गया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि री का दीर्घ रूप नहीं होता है, री का दीर्घ रूप नहीं होता है। और पुनः जब हम बात कर रहे हैं मित्रों कि तीन मात्रा के बराबर समय जिनके उच्चारण में लगेगा, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा के बराबर समय लगेगा तो वो प्लुत होंगे, और हमने कहा कि री प्लुत होता है। तो विद्वानों का मानना है कि जब उस री के उच्चारण में दो मात्रा के बराबर ही समय नहीं लग रहा तो उसके उच्चारण में तीन मात्रा के बराबर समय कैसे लग सकता है। अतः वो री का दीर्घ रूप नहीं मानते हैं, और री का प्लुत रूप नहीं मानते हैं। दीर्घ रूप तो होता ही नहीं है, लेकिन जब दीर्घ रूप नहीं होता है तो विद्वानों का मानना है कि फिर इसका प्लुत रूप भी नहीं होना चाहिए। और प्लुत रूप नहीं होना चाहिए तो जब री का प्लुत रूप नहीं होता है तो प्लुत स्वरों की संख्या रह जाती है 8। प्लुत स्वरों की संख्या रह जाती है 8, और इस प्रकार कुल स्वरों की संख्या हो जाती है 21। कुल स्वरों की संख्या 21। तो मित्रों दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। यथासंभव यह विकल्प में 22/21 या 21/22 के रूप में मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक ऑप्शन में 21 दे रखा हो और एक ऑप्शन में 22 दे रखा हो। हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि साहब अगर आ जाए तो। मित्रों प्रश्न पत्र बनाने वाले को भी अच्छी तरीके से ज्ञात है कि 21 भी होता है और 22 भी होता है, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे भ्रामक प्रश्नों पर अनावश्यक ध्यान नहीं देना है। तो अब मैं समझ सकता हूं कि विषय बिल्कुल स्पष्ट है कि ह्रस्व स्वर 5 होंगे, दीर्घ स्वर 8 होंगे, प्लुत स्वर 9 होंगे, कुल स्वर 22। लेकिन यदि प्लुत स्वर के रूप में ली को नहीं गिना जाएगा, ली का प्लुत रूप नहीं माना जाएगा, तो प्लुत रूप स्वर रह जाएंगे 8 और कुल स्वरों की संख्या हो जाएगी 21। तो 21 भी सही है मित्रों और 22 भी सही है, इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 21 और 22 दोनों ही उत्तर सही हैं। तो आपने तीनों स्वरों के भेद देखे और कुल स्वर देखे। ह्रस्व स्वर पढ़ा 5 अ, ई, उ, री और री। दीर्घ स्वर पढ़ा 8 आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। और प्लुत स्वर के रूप में जो अचय स्वरा में 9 स्वर थे अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ। ये 9 के 9 और पहचान के लिए प्रत्येक स्वर के अंत में हिंदी जैसे 3 का चिन्ह, हिंदी में 3 जो संख्या लिखी जाती है उसका प्रयोग हमने किया है। आगे बात करते हैं इसी स्वर प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए। ये जो हम अगला भेद यानी स्वरों के पुनः उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के रूप में भी 3 भेद किए जा सकते हैं। यानी स्वरों का विभाजन एक और तरीके से भी हो सकता है। तो यह ध्यान रखना है कि इस प्रकार भी स्वरों के 3 ही भेद हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है और स्वरित क्या है, आइए मित्रों इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उदात्त। उच्चैरुदात्तः, हेडिंग आपके सामने है। उदात्त संज्ञा स्वरों की संज्ञाएं हैं। स्वरों की 3 संज्ञाएं होती हैं, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा और स्वरित संज्ञा। यह भी प्रश्न कई बार आ जाता है कि स्वर की कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं। तो स्वर की उदात्त संज्ञा होती है, अनुदात्त संज्ञा होती है और स्वरित संज्ञा होती है। तो उदात्त संज्ञा, उदात्त संज्ञा का मतलब है उच्चैरुदात्तः। अगर इसका विच्छेद करेंगे तो यह होगा उच्चै प्लस उदात्तः। अर्थात तालु आदिषु संभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञः स्यात्। पुनः ध्यान दें कि तालु आदि जो स्थान होते हैं, उच्चारण स्थान होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा,
उच्चारण प्रकरण में पढ़ेंगे, हम उच्चारण स्थान जब पढ़ेंगे तो तालु आदि जो उच्चारण स्थान हैं, इन उच्चारण स्थानों में जब किसी अजन, यहां पर अगर इसका विच्छेद करते हैं तो ये होता है, देखो, निष्पन्न प्लस अच प्लस उदात्त संज्ञा। अब आप इसको आराम से समझ सकते हैं कि तालु आदि स्थानों के ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर वाला, कंठ तालु आदि के जो ऊपर वाला भाग है, इस भाग से निष्पन्न यानी उत्पन्न होने वाला जो अच अर्थात स्वर है, वह स्वर उदात्त संज्ञक होता है, अर्थात उस स्वर की उदात्त संज्ञा होती है। सरल शब्दों में समझिए कि जब किसी स्वर का उच्चारण कंठ तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊर्ध्व भाग से, ऊपर वाले भाग से किया जाता है तो वह स्वर उदात्त स्वर कहलाता है। वह स्वर कैसा कहलाता है? उदात्त स्वर कहलाता है, अर्थात उस स्वर की उदात्त संज्ञा होती है। जैसे सामान्य रूप में जब स्वर लिखे हुए हैं बिना किसी विशेष पहचान चिन्ह के, अ ई उ आदि और भी हो सकते हैं, सभी स्वर आएंगे, तो यहां अ ई उ आदि क्या हैं? उदात्त हैं। आगे जब दो को पढ़ेंगे तो ये तीनों अपने आप स्पष्ट होंगे कि ये उदात्त क्यों हैं और दूसरे अनुदात्त या स्वरित क्यों हैं, जब तीनों को तुलनात्मक रूप से देखेंगे। तो यहां आपने पढ़ा उदात्त संज्ञा, और उदात्त संज्ञा का मतलब है मित्रों कि जब स्वर आदि का उच्चारण यानी स्वर का उच्चारण कंठ तालु आदि के ऊपर वाले भाग से किया जाता है तो वह स्वर उदात्त संज्ञक होता है या उदात्त कहलाता है। आगे समझते हैं अनुदात्त। अनुदात्त संज्ञा यानी अनुदात्त स्वर, नीचैरनुदात्त, ये र है मित्रों, नीचै प्लस अनुदात्त, इसका विच्छेद हम करें, नीचैरनुदात्त, अर्थात जब किसी स्वर का उच्चारण नीचै निचला, तालु आदिषु संभागेषु स्थानेषु अधो, अधो का मतलब होता है निचला, अधो का मतलब क्या होता है? निचला। जब किसी स्वर का उच्चारण तालु आदि स्थानों के निचले भाग से किया जाता है तो वह स्वर कैसा होता है? अनुदात्त होता है। वह स्वर अनुदात्त होता है। आप पुनः समझिए यहां कि तालु आदि संभागेषु स्थानेषु अधोभागे, अधोभागे यानी निचले भाग में निष्पन्न होने वाला अच अर्थात स्वर अनुदात्त संज्ञक होता है, अर्थात जब किसी स्वर का उच्चारण कंठ तालु आदि के निचले भाग से किया जाता है तो वह अनुदात्त कहलाता है। कैसा कहलाता है? अनुदात्त स्वर कहलाता है। और मित्रों इस अनुदात्त स्वर की पहचान के लिए एक विशेष पहचान चिन्ह होता है। इस अनुदात्त स्वर की पहचान के लिए स्वर के नीचे आड़ी रेखा बना दी जाती है। यानी अब आप पहचान सकते हैं कि जब कोई स्वर आया हुआ है और उसके नीचे आड़ी रेखा यानी अंडरलाइन जिसको हम कहते हैं, अगर स्वर के नीचे आड़ी रेखा बनी हुई है तो वह स्वर कैसा है? वह स्वर अनुदात्त है। वह स्वर कैसा है? वह स्वर अनुदात्त है। वह स्वर अनुदात्त है। यहां देखिए स्पष्ट दिया हुआ है, स्वर है और स्वर के नीचे रेखा बनी हुई है। ई के नीचे रेखा बनी हुई है, ऊ के नीचे रेखा बनी है। इसी तरीके से आप ए के नीचे रेखा आ जाएगी, ओ के नीचे रेखा आ जाएगी। तो जब स्वरों के नीचे रेखा बनी हुई हो तो वह स्वर अनुदात्त संज्ञक होता है। जब तालु आदि उच्चारण स्थानों में से किसी स्वर का उच्चारण उन उच्चारण स्थान के निचले, अधो का मतलब होता है निचले भाग से किया जाता है तो वह निचले भाग से उत्पन्न होने वाला स्वर अनुदात्त संज्ञक होता है। यहां अर्थात उस स्वर की अनुदात्त संज्ञा होती है। आपने दो पढ़े तो दोनों की तुलना देख लीजिए एक बार कि जब किसी स्वर के नीचे या ऊपर कोई पहचान चिन्ह नहीं है तो वह स्वर उदात्त है, और जब स्वर के नीचे आड़ी रेखा बनी हुई है तो वह स्वर कैसा है? वह स्वर अनुदात्त है। वह स्वर कैसा कहलाएगा? अनुदात्त कहलाएगा। दोनों को तुलनात्मक रूप में जब आप पढ़ोगे तो आपको निश्चित रूप से याद भी रह जाएगा और समझ में भी आएगा कि मैं कैसे उदात्त को पहचानूंगा और कैसे अनुदात्त को
पहचानूंगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों और तीसरे भेद की तरफ चलते हैं, स्वरित। समाहारः स्वरित। समाहार, समाहार का मतलब होता है समूह, इकट्ठा कर लेना। तो समाहारः स्वरित, समाहार ही स्वरित है। समाहार किसका, समझें। उदात्त अनुदात्तत्वे वर्ण धर्मौ, यानी उदात्त और अनुदात्त दोनों वर्ण धर्मों को समाह्रियते, समाहित करने वाला जो अच है वह स्वरित संज्ञक होता है। उदात्त अनुदात्त दोनों का जो समाहार बना दे, अर्थात दोनों का एक साथ समूह बना दे, वह स्वर कैसा होता है, वह स्वर स्वरित संज्ञक होता है। पुनः ध्यान दें, उदात्त अनुदात्तत्वे वर्ण धर्मौ समाह्रियते यस्मिन, यानी उदात्त और अनुदात्त दोनों वर्ण धर्म जिस स्वर में समाहित हो वह स्वर स्वरित संज्ञक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी स्वर का उच्चारण कंठ तालु आदि के ऊपर और निचले दोनों भागों को मिलाकर किया जाता है, समाहार बनाकर किया जाता है। ऊपर वाले से हो रहा था तो वो उदात्त था, और निचले हिस्से से जब उच्चारण हुआ तो वो अनुदात्त है। लेकिन दोनों से मिला करके, दोनों का समूह बना करके, समाहार बना करके जब उच्चारण किया जाए तो वह स्वर कैसा होता है, वह स्वर स्वरित संज्ञक होता है। स्वरित स्वर, स्वरित स्वर की पहचान के लिए मित्रों जैसा कि आप देख सकते हैं, स्वर के ऊपर खड़ी रेखा बना दी जाती है। स्वर के ऊपर खड़ी रेखा बना दी जाती है। आप देखेंगे यहां पहचान के लिए प्रत्येक स्वर के ऊपर खड़ी रेखा बनी हुई है। तो अब तीनों स्वर आपके सामने स्पष्ट हैं, तीनों स्वर आपके सामने स्पष्ट हैं कि अगर स्वर, आप देखें कि अगर स्वर आपके समक्ष सामान्य रूप में है अ ई उ री आदि, तो ये स्वर होंगे उदात्त। कैसे होंगे, उदात्त होंगे। अगर इन्हीं स्वरों के साथ में नीचे आड़ी रेखा बनी हुई है तो ये स्वर कैसे होंगे, अनुदात्त होंगे। ये स्वर अनुदात्त होंगे। और अगर इन्हीं स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा बनी हुई है तो ये स्वर स्वरित कहलाएंगे। तीनों प्रकार के स्वर आपके समक्ष स्पष्ट हैं कि उदात्त तब होंगे जब कोई पहचान चिन्ह नहीं हो, अनुदात्त तब होंगे जब स्वर के नीचे आड़ी रेखा बनी हुई होगी, और स्वरित तब होंगे जब स्वर के ऊपर खड़ी रेखा बनी होगी। तो इस प्रकार हम स्वरों के तीन भेद कौन कौन से, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, इसी प्रकरण में इन्हीं स्वरों के एक और प्रकार से भेद होते हैं, यानी प्रत्येक स्वर के अनुनासिक और अननुनासिक के रूप में भी भेद होते हैं। और ये दो भेद हो गए, यानी प्रत्येक स्वर अनुनासिक होता है और प्रत्येक स्वर अननुनासिक। इस अननुनासिक को आप निरनुनासिक भी कह सकते हैं। इस अनुनासिक को आप क्या कह सकते हैं, निरनुनासिक भी कह सकते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक यानी नाक के पीछे, नासिकायाः पश्चात समास विग्रह होता है, विभाव समास में हम पढ़ेंगे। अनुनासिकम नासिकायाः पश्चात अर्थात अनुनासिकम, यानी जब किसी स्वर का उच्चारण नाक की, मुख से तो आप बोलेंगे लेकिन मुख के साथ साथ नाक से भी उच्चारण किया जाए तो वह अनुनासिक हो जाता है। और अननुनासिक, अन यानी बिना, निर यानी बिना, बिना अनुनासिक के, अर्थात आप कह सकते हो अनुनासिक, यानी कि बिना अनुनासिक के। जब किसी स्वर का उच्चारण नाक की सहायता से नहीं हो बल्कि बिना नाक की सहायता के हो, केवल मुख से हो, तो वो अननुनासिक होता है। विस्तार से मित्रों आइए इनको समझ लेते हैं। तो यहां ध्यान दें कि प्रत्येक स्वर के अनुनासिक और अननुनासिक के रूप में भी दो भेद होते हैं। पहले बात करते हैं अनुनासिक स्वर की, पहले बात करते हैं अनुनासिक स्वर की। आप समझें, मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, मुख नासिका वचनो अनुनासिकः,
यानी जब किसी स्वर का उच्चारण, जब किसी वर्ण का उच्चारण मुख और नासिका मतलब नाक, मुख और नासिका दोनों से होता है तो वह स्वर अनुनासिक कहलाता है, वह वर्ण अनुनासिक कहलाता है। अनुनासिक स्वर भी होते हैं और अनुनासिक व्यंजन भी होते हैं, इसलिए मैं यहां वर्ण शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। तो जब किसी स्वर का उच्चारण मुख के साथ साथ नाक के सहयोग से भी होता है तो वह स्वर कैसा होता है? अनुनासिक होता है। और अनुनासिक स्वर की पहचान के लिए प्रत्येक स्वर के ऊपर अनुनासिक चिन्ह, जैसा कि है अ के ऊपर, जिसे हम अपनी भाषा में चंद्र बिंदु कहते हैं। तो मित्रों स्मरण रहे, जब ये चिन्ह है ये तो अनुस्वार कहलाता है, और जो चंद्र बिंदु जिसे हम जानते हैं वो चंद्र बिंदु क्या है? अनुनासिक है। तो जब किसी स्वर के ऊपर, किसी वर्ण के ऊपर यह अनुनासिक चिन्ह बना हुआ हो तो वह वर्ण कैसा माना जाता है? अनुनासिक माना जाता है। तो मित्रों स्वर भी अनुनासिक होते हैं। हमने पढ़ा कि स्वर के नासिका के अनुसार दो भेद होते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक, यानी स्वरों का उच्चारण केवल मुख से भी हो सकता है और मुख और नासिका के सहयोग से भी हो सकता है। तो जब स्वर का उच्चारण मुख और नासिका दोनों के सहयोग से किया जाए तो वह स्वर कैसा कहलाता है? वह स्वर अनुनासिक कहलाता है। इसी प्रकार मित्रों व्यंजनों में जो पंचम वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, जिनको हम यम गणनम के रूप में बोलते हैं, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है यम गण न, वो पांचवें वर्ण भी क्या कहलाते हैं? अनुनासिक ही कहलाते हैं, क्योंकि उनके उच्चारण के समय भी मुख के साथ साथ नासिका का सहयोग लिया जाता है, उनका उच्चारण भी दोनों रूप में होता है। इसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कि तीन अंतस्थ वर्णों में से य व और ल, हमारे चार अंतस्थ वर्ण थे य र ल व, उनमें से जो तीन वर्ण हैं, तीन वर्ण य व और ल, इन तीनों वर्णों के भी अनुनासिक रूप होते हैं। अर्थात बाकी व्यंजन नहीं होते, पांचवें वर्ण अनुनासिक होते हैं और पांचवें वर्णों के अलावा जो अनुनासिक होते हैं वो होते हैं य व और ल। अर्थात इन वर्णों के भी अनुनासिक रूप होते हैं, आपका इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अनुनासिक से संबंधित प्रत्येक स्वर अनुनासिक होता है। प्रत्येक पंचम वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण यम गण नम अनुनासिक होते हैं, और अंतस्थ वर्णों में से य व और ल, आप कह सकते हैं कि शेष व्यंजनों में से य व और ल भी अनुनासिक होते हैं, अर्थात इनके भी अनुनासिक रूप होते हैं। तो ये तो बात हुई मित्रों किसकी? अनुनासिक की। अब एक बार बात कर लेते हैं अननुनासिक की। अब एक बार बात कर लेते हैं अननुनासिक। नासिकाम विना उच्चार्यमाणा वर्णः अननुनासिकः, अर्थात नाक के बिना, नासिका मतलब जब नासिका के बिना किसी वर्ण का उच्चारण किया जाता है तो वह अननुनासिक या फिर निरनुनासिक कहलाता है। जब किसी वर्ण का उच्चारण नासिका के बिना किया जाए तो वो क्या कहलाता है? अननुनासिक या निरनुनासिक कहलाता है। जैसे अ ई उ आदि जो सहज स्वर जिन्हें हम पढ़ते आ रहे हैं वो सभी स्वर कैसे हैं? अननुनासिक हैं, निरनुनासिक हैं। और इसके अलावा जो व्यंजन हैं वो व्यंजन भी कैसे हैं? निरनुनासिक हैं, अननुनासिक हैं। किसको छोड़कर? व्यंजनों में जो पंचम वर्ण है वो अनुनासिक होते हैं, और य व ल उनके भी दोनों रूप होते हैं, अनुनासिक रूप भी होते हैं और अननुनासिक रूप भी होते हैं। तो इस प्रकार नासिका के आधार पर भी हमने स्वरों के दो भेद देखे, अनुनासिक और अनुनासिक। प्रत्येक चीज महत्वपूर्ण है मित्रों, इसलिए किसी भी विषय को छोड़ना नहीं है, हर विषय वस्तु को समझते हुए ही आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार मित्रों हमने स्वरों के तीन प्रकार से भेद किए। आपने देखा होगा हमने स्वरों के तीन प्रकार से भेद किए, यानी जो सजातीय हैं स्वर हैं, अर्थात एक स्थान वाले जो स्वर हैं, एक स्थान से बोले जाने वाले जो स्वर हैं, वो सभी स्वरों के परस्पर तीन प्रकार से भेद किए जा सकते हैं, और तीनों प्रकार के भेद अभी हमने पढ़े हैं इसी क्लास में पीछे। सबसे पहले हमने कालकृत भेद किए थे।
काल यानी समय, और यह समय था उच्चारण में लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाला काल। कालकृत भेद किए, और कालकृत भेद कितने थे? 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। 3 भेद थे। ह्रस्व पहला भेद था, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। 3 भेद कालकृत हुए। काल मतलब उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर हमने किए। दूसरे भेद हमने किए स्थानकृत, कंठ तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उनके आधार पर हमने पुनः इनके 3 भेद किए थे। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये भी 3 भेद किसके आधार पर हुए? स्थानकृत। और अंत में नासिकाकृत भेद हमने पढ़े, अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक। तो इस प्रकार से सभी स्वरों के हमने 3 प्रकार से भेद किए। तो अगर कोई ऐसा प्रश्न आपके समक्ष आता है कि कालकृत भेद कितने हैं, तो 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्थानकृत भेद कितने हैं? 3 हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और नासिकाकृत भेद कितने हैं? तो 2 हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक। मित्रों ये सभी भेद किसके हैं? स्वरों के। कि वर्ण प्रकरण में पहले हम अभी स्वर पढ़ रहे हैं, तो स्वरों के 3 प्रकार से भेद हमने पढ़े। आइए मित्रों अब इसी प्रकरण के अंतिम चरण में चर्चा करते हैं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जब हम स्वर के भेद पढ़ रहे थे कालकृत, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, यानी एक मात्रिक ह्रस्व, द्विमात्रिक दीर्घ और त्रिमात्रिक प्लुत स्वर के रूप में, तो उस समय हमने कहा था कि कुछ स्वरों को के 18 भेद बताए थे, कुछ स्वरों के 12 भेद बताए थे। तो उस प्रक्रिया को संपूर्ण समझते हैं। आपसे कहा गया था कि कौन से 12 हैं, कौन से 18 हैं, आपको विस्तार से समझाया जाएगा। तो मित्रों इस डायग्राम को आधार बना करके आप सीख सकते हैं कि कौन से 12 और कौन से 18 भेद होते हैं। सबसे पहले हमने स्वर को 3 भाग में बांटा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, 3 भेद। पुनः हमने कहा ये तो किस आधार पर हुए? कालकृत। पुनः हमने इन्हीं स्वरों के 3 भेद और किए स्थान के आधार पर। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तात्पर्य यह निकलता है मित्रों कि ह्रस्व स्वर के भी पुनः 3 भेद होंगे। ह्रस्व स्वर के पुनः 3 भेद होंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। दीर्घ स्वर के पुनः 3 भेद होंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और प्लुत स्वर के भी पुनः 3 भेद होंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों स्वरों के पुनः 3 भेद होंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के रूप में, जो स्थानकृत भेद थे। और तीसरा भेद हमने पढ़ा था नासिकाकृत, अनुनासिक और अननुनासिक के रूप में, अनुनासिक और अननुनासिक के रूप में। तो पुनः प्रत्येक स्वर के अनुनासिक और अननुनासिक, यानी कि ह्रस्व उदात्त अनुनासिक भी होगा, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक भी होगा। ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक और ह्रस्व स्वरित अननुनासिक। इसी प्रकार दीर्घ स्वर के अनुनासिक अननुनासिक के रूप में 6 भेद हो गए। और इसी प्रकार प्लुत स्वर भी अनुनासिक होंगे, अननुनासिक होंगे, और इसके भी 6 भेद हो गए। तो मित्रों आप इस टेबल पर वापस ध्यान देंगे तो आप देखोगे कि ह्रस्व स्वर के 6 भेद हैं, दीर्घ स्वर के भी 6 भेद हैं, और प्लुत स्वरों के भी 6 भेद हैं। यानी 6 प्रकार के ह्रस्व होंगे, 6 प्रकार के दीर्घ होंगे और 6 प्रकार के प्लुत होंगे। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हमने कहा था अ, ई, उ और री, इनमें से प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। स्मरण करो, हमने कहा था कि अ, ई, उ, री के 18 भेद होते हैं। तो मित्रों 18 क्यों हुए? क्योंकि ये चारों स्वर ह्रस्व भी होते हैं, तो 6 भेद तो ह्रस्व के हो गए। यही चारों स्वर दीर्घ भी होते हैं, तो 6 भेद दीर्घ के हो गए।
और यही चारों स्वर प्लुत भी होते हैं, 6 भेद प्लुत के हो गए। तो इस प्रकार 6 ह्रस्व, 6 दीर्घ और 6 प्लुत को मिलाकर के प्रत्येक के कितने भेद हुए? 18। यानी अह्रस्व भी होता है तो 6 भेद हो गए, अदीर्घ भी होता है तो 6 भेद हो गए, और अप्लुत भी होता है तो 6 भेद हो गए। कुल मिलाकर के प्रत्येक अ ई उ री के कितने भेद हो गए? 18। आगे हमने कहा था कि ली के 12 भेद होते हैं। ली के कितने भेद बताए थे आपको? 12 भेद। तो हमने पढ़ा था मित्रों कि ली ह्रस्व होती है, जब स्वर के भेद पढ़े थे हमने कालकृत, उसमें पढ़ा था ली ह्रस्व होती है, ली दीर्घ नहीं होती है, यानी ली का दीर्घ रूप नहीं होता है, और ली प्लुत भी होती है। तो 6 भेद प्लुत के और 6 भेद ही किसके? ह्रस्व के, दोनों के मिलाकर के ली के कितने भेद हो गए? 12 भेद। ली के कितने भेद हो गए? 12 भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार अब हमने आगे पढ़ा था ए, आई, ओ और औ, जिन्हें संयुक्त स्वर कहा था, और इनके लिए कहा था कि प्रत्येक के 12 भेद होते हैं। प्लुत स्वरों में प्रत्येक के लिए कहा था कि इनमें से प्रत्येक के 12 भेद होते हैं। तो मित्रों आप याद करिए कि ये चारों स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं। हमने पढ़ा था कि ह्रस्व स्वर 5 हैं, अ ई उ और री और ली। तो ये ह्रस्व नहीं होते हैं। ये चारों स्वर ए आई ओ औ दीर्घ होते हैं। तो 6 भेद तो प्रत्येक के दीर्घ के हो गए, और 6 ही भेद क्योंकि ये प्लुत भी होते हैं तो प्लुत के हो गए। इस तरीके से ए दीर्घ भी है, ए प्लुत भी है, और दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को मिलाकर ए के कितने भेद हो गए? 12 भेद हो गए। तो ए के आई, इसी प्रकार आई भी दीर्घ 6, 6 प्लुत, ओ औ 6 दीर्घ और 6 प्लुत के साथ में 12 भेद होते हैं। तो मित्रों 18 कौन से थे और 12 कौन से थे, वो विस्तृत रूप में आपके सामने है। आपको ध्यान रखना है, सीखना है, समझना है, और इस डायग्राम को अपने दिमाग में सेट करना है कि 6, 18 संख्या से डरना नहीं है कि जैसे ही हमें एक बड़ी सी संख्या दिखती है 18 भेद होते हैं तो हम तुरंत चिंता में चले जाते हैं कि अब ये 18 कौन से होंगे और इनको कैसे याद किया जाएगा। तो मित्रों 18 कैसे हुए? पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत में बांटा कालकृत पर, फिर 3 भेद स्थानकृत किए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, और पुनः 2 भेद नासिकाकृत किए, अनुनासिक और अननुनासिक। इस प्रकार 6 प्रकार के ह्रस्व स्वर हो गए, 6 प्रकार के दीर्घ हो गए और 6 प्रकार के प्लुत हो गए। जो स्वर ह्रस्व भी हैं, दीर्घ भी हैं और प्लुत भी हैं, तीनों हैं, वो 18 हो जाएंगे। 6 ह्रस्व, 6 दीर्घ और 6 प्लुत को मिलाकर के 18 हो जाएंगे। जो स्वर ह्रस्व है, दीर्घ नहीं है और प्लुत है, इसका मतलब 6 ह्रस्व और 6 प्लुत को मिलाकर के उसके 12 भेद हो जाएंगे। और जो स्वर ह्रस्व नहीं है, दीर्घ है और प्लुत है, इसका मतलब 6 और ह्रस्व और 6 दीर्घ और 6 प्लुत को मिलाकर उसके भी कितने भेद हो जाएंगे? 12 भेद हो जाएंगे। तो इस प्रकार मित्रों यह स्वर प्रकरण आपने पढ़ा। वर्ण में सबसे पहले वर्ण को समझा। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। उसके बाद में आपने वर्ण के पहले वेद के रूप में स्वर अर्थात अच को पढ़ा कि अच क्या है, स्वर कितने होते हैं। संख्यात्मक प्रश्न जिस तरीके से पूछे जा सकते हैं, प्रत्येक का जवाब अब आपके सामने है। आप सीखिए, समझिए। प्रश्न जहां आपको कहा गया कि स्वर ह्रस्व 5 हैं, दीर्घ 8 हैं और प्लुत 9 हैं, तो कुल स्वर 22 हैं। और जब ली का प्लुत रूप नहीं मानते हैं तो यही प्लुत स्वर 8 रह जाते हैं और कुल स्वर 21 रह जाते हैं। 18 और 12 भेद आपके बिल्कुल समक्ष हैं। तो उम्मीद करता हूं मित्रों यह प्रकरण यानी वर्ण प्रकरण का स्वर भाग आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। अगली क्लास में आपके पुनः मुलाकात होगी व्यंजन के साथ में। व्यंजन क्या है, कितने हैं, कौन कौन से भेद हैं और कुल वर्ण कितने हैं। जिज्ञासा ये भी होती है कि स्वर व्यंजन को मिलाकर के कुल वर्ण कितने हैं और इस पर प्रश्न किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी विषयों के साथ में अगली क्लास में पुनः मुलाकात रही होगी। तब तक
पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए अभिव्यक्ति ऑनलाइन क्लासेज में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आप विभिन्न विषयों का विषय विशेषज्ञों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। धन्यवाद।